हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल वापस से आप सभी के बीच आ चुका हूं। तो भैया आज हम करने वाले हैं असर्शन रीजन। तो भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके क्वेश्चन को समझना है और आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो आज मैं आपको 5 असर्शन रीजन करवाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखो भैया क्या बोला है कि MnCN8 6, FeCN8 6 और COC2O43 आर D2sp3 हाइब्रिडाइज। तो पहले भैया कंसेप्ट में आइए। आप तो बोलोगे सर इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अरे भैया टाइम तो नहीं लगवाना है, आओ देखो बताता हूं जल्दी से। यहाँ पे देखो कौन है साइनाइड, यहाँ भी कौन है साइनाइड, और यहाँ पे कौन है C2O4। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे क्या है भैया 6, यहाँ भी क्या है 6, और यहाँ पे क्या है 3। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसका ज्योमेट्री हमेशा कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। और जिसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है या तो वो होगा D2sp3 हाइब्रिडाइज या वो होगा sp3d2 हाइब्रिडाइज। ये तो शॉर्ट है, ठीक है। पर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है। देखो भैया ये 6 जो है ये क्या बताता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 6 क्या बताता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। पर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 है, तो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है? नहीं, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो आप? सुनना ध्यान से। C2O4 जो होता है ना, ये मेरा कहलाता है बाइडेंटेड लिगेंड। क्या आपने पढ़ा था? और बाइडेंटेड लिगेंड में दो दो डोनर साइड होता है। तो देखो भैया मेरे पास कितना C2O4 है? 3 C2O4 है, और एक में दो दो डोनर साइड होते हैं, तो एक का 2 काउंट करेंगे। तो यहाँ पे भैया क्या हो गया? 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि ये मेरा बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें दो दो डोनर साइट होता है। ठीक है, तो ये बात तो श्योर हो गया, ये मेरा ऑक्टाहेड्रल है। या तो ये कहलाएगा D2sp3 या ये कहलाएगा sp3d2। ठीक है ना? अब चेक कैसे करेंगे कौन सा है? ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन है? साइनाइड। यहाँ भी कौन है? साइनाइड। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो साइनाइड होता है ना, ये मेरा कहलाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसके पास पावर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सके। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो पावर होता है इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सके। और जब इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लेता है तो मोस्टली क्या होता है भैया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? D2sp3। ठीक है, पर आप बोलोगे सर C2O4 के बारे में तो बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जनरली क्या होता है, C2O4 जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड। पर ये भैया एक्सेप्शन है, यहाँ पे कंसेप्ट बहुत अच्छा है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये सब चीज पता होना चाहिए कि जब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोबाल्ट होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब याद रखिएगा वाटर और मेरा C2O4 ऑक्सलेट दोनों किसके तरह काम करने लगता है? बोथ विल एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दोनों काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। ठीक है, पर मुझे पहले चेक करना पड़ेगा ना कि भैया कोबाल्ट है कि नहीं है +3 में। तो चेक करते हैं, ध्यान से देखो। दिया हुआ क्या था? CO था। यहाँ पे कौन है? C2O4 है, और भैया यहाँ पे 3 था, और यहाँ पे क्या है? -3। ऑक्सलेट जो होता है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। कितना होता है? -2। ये पता होना चाहिए। ऑक्सलेट जो है वो -2 में होता है। ठीक है, तो 3 है तो -6 होगा। इसका मुझे नहीं पता, तो x मान ले। बोलो हाँ या ना। अब मुझे पता है कि x -6 किसके बराबर होना चाहिए? -3 के। इधर जाएगा तो x किस में है? +3 में। तो यहाँ पे कोबाल्ट किस में है? +3 में है या नहीं है? बताओ जल्दी से। तो जब जब कोबाल्ट +3 में होगा तो मेरा ऑक्सलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो यहाँ पर भी पेयरिंग हो जाएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। क्लियर है ना? तो एसर्शन बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बात पता होना चाहिए कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं बोल रहा हूं भैया क्या, साइनाइड मत समझ लेना, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो मेरा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना? और तीनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा? D2sp3। एक बात और बता दूं, पर यहाँ पे अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है, जैसे वीक फील्ड लिगेंड कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर। नॉर्मल केस में बता रहा हूं, इसमें नहीं। जनरली क्या होता है? वीक फील्ड। अगर ये सब वीक फील्ड नहीं होता तो भैया पेयरिंग नहीं होता, और जब पेयरिंग नहीं होता है ना तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3d2। ठीक है, तो ये सब बात सीख लो। आगे बढ़े, अगला रीजन। मैग्नीज पे क्लोरीन 6 है, Fe पे फ्लोरीन 6 है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, पेयरिंग नहीं होगा। और जब पेयरिंग नहीं होता है, एक बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से,
दो आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। डाय का मतलब दो, सब पेयर्ड हैं, ठीक है। पैरा मतलब सिंगल। जो पैरामैग्नेटिक होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पर जो डायामैग्नेटिक होता है, डाय मतलब दो, सब पेयर्ड है, उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये सारे क्या थे मेरे, डायामैग्नेटिक, सब पेयर्ड था ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पर यहां पे मैं देखूंगा कि भैया वीक फील्ड है, वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं होगा, तो ये भैया क्या होगा मेरा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पर एक चीज और बोल दिया है कि इसमें 4 और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये तो मैं तुक्का नहीं मार सकता भैया, ये तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो आइए फटाफट से निकालते हैं। पहला दिया है MnCl6, तो ध्यान से देखो, यहां मैंने लिखा MnCl6, इस पे चार्ज -3 दिया हुआ था ना। लेट मी चेक, क्या है, -3। आओ चेक करते हैं। तो Cl पे -1 होता है, तो 6 है तो -6, मैग्नीज को x मान लेंगे। तो x -6 -3 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो मैग्नीज पे +3, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s2 3d5, 4s2 3d5, ये इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो भैया 2 यहां से निकालेंगे, एक यहां से निकालेंगे, तो 3d4 हो जाएगा। तो डी में तो 5 रूम होता है ना, तो 1 2 3 4, तो कितने अनपेयर्ड हैं, 4 अनपेयर्ड, बिल्कुल सही बात है। पर एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे भैया, क्या दिया हुआ है, FeF6-3। तो देखो यहाँ पे क्या है, FeF6-3। तो फ्लोरीन पे -1 होता है, तो 6 है तो -6 होगा। Fe पे x मान लेते हैं, तो x -6 किसके बराबर आएगा, -3 के। तो x का वैल्यू क्या आ गया, +3 आ गया। यहां पर भी +3 है। और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो भैया आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो वही लिखेंगे, आर्गन 18 4s2 तो कॉमन ही रहता है। और यहाँ पे क्या होगा, 3d6, +3 है तो 3 निकाल दो, यहां से 2 निकाल दो, यहां से 1 निकाल दो, तो 3d5 हो जाएगा। तो भैया डी में तो 5 रूम होता है, ये 1 2 3 4 5 सब अनपेयर्ड है, तो कितने अनपेयर्ड हो गए, 5। तो बिल्कुल सही बात है भैया, 4 और 5 अनपेयर्ड होगा, बिल्कुल सही बात है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर ये कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने क्या दिया था कि साइनाइड हो गया, ऑक्सलेट हो गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है वहां पे पेयरिंग होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, तब जाके इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होता है। क्या ये सब लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। दोनों स्टेटमेंट सही है, पर ये कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ में आया क्या? तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इससे आप रिलेट कर सकते हो कि भैया वो यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत वेटेज है इस चैप्टर का। देखो क्या बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कांट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको एकदम समझाता हूं, सुनेंगे क्या होता है। देखो जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें ना वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो अच्छे से नहीं टूट पाता है, जैसे कि मैं बोलता हूं NaCl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूट जाता है Na पे प्लस और Cl पे माइनस। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अच्छे से डिसोशिएट नहीं होता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैंने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये टूट जाता है किसमें, CH3COO माइनस और साथ में H प्लस। तो ये अच्छे से नहीं टूटता है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको करते हैं डाइल्यूट। देखो भैया और पानी डाल रहे हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं। तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। पानी मिलाते जाएंगे तो और टूटते जाएगा। पर होता क्या है, तोड़ने के चक्कर में, मान लो मेरे पास 10 ग्राम एसिटिक एसिड है और 10,000 लीटर पानी डाल दिए, तो भैया इसका तो अस्तित्व खत्म हो गया, इसका तो कंसंट्रेशन ना के बराबर हो गया। तो होता क्या है कि जब हम लोग डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 0 के बराबर आ जाता है। मतलब नॉट 0, अप्रोचेस टू 0, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन हो जाता है ना, वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, बहुत ज्यादा कम। और आपको पता है कैपम जो होता है वो तो होता है K/C, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, K/C। अगर इसका वैल्यू बहुत ज्यादा कम आ जाएगा तो ये निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी के लिए एक लॉ है, कुलरॉस लॉ। तो कुलरॉस लॉ हम लोग लगाते हैं क्या चीज के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल सही बात था, पर दिस आर द रीजन। अगर ये यहाँ पे लिखा होगा तो वो सही है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज नहीं होगा। देखो आगे क्या लिखा हुआ है,
कि कुलरॉस लॉ हेल्प्स टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी बोला था ना कि भैया इसको निकालने के लिए कौन सा लॉ लगाते हैं, कुलरॉस लॉ। बिल्कुल सही है, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, और जब कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो कैपम निकालना क्या होता है, डिफिकल्ट। दिस आर द रीजन जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ये अपने आप में सही है, ये अपने आप में सही है, पर ये लाइन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो क्या होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखो भैया एसर्शन रीजन में नंबर बहुत करता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए मैं हर एक स्टेटमेंट को समझा रहा हूं कि क्या उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। कुलरॉस लॉ से निकालते हैं, आपको पता होगा कुलरॉस लॉ क्या था। जैसे मेरे को निकालना है कैपम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COOH, तो ये कैसे निकालते थे, लिखेंगे लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस, मतलब इंडिविजुअल आयंस को हम लोग जोड़ देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया आई होप यू विल गेट द पॉइंट। दो क्वेश्चन हो गया, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला है कि बोथ डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ पेंटोस शुगर। बिल्कुल सही बात है भैया, पेंटोस शुगर दोनों में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आरएनए हैज अ यूरेसिल एज वन ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस। ये पता होना चाहिए। देखो, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। अपने को पता होना चाहिए एजी कट, याद है भैया एजी कट, ये 5 नाइट्रोजीनियस बेस होता है। एजी कट, ए मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन, ये 5 नाइट्रोजीनियस बेस होता है। मैं बता रहा हूं डीएनए में कौन कौन होता है। डीएनए में ना, डीएनए में बता रहा हूं, डीएनए में होता है कौन, ए होता है, जी होता है, सी होता है, यू, यू आप यहां नहीं हो, यू नहीं है, फिर कौन है, टी। तो इसमें होता है AGCT, याद रहेगा ना। अब डीएनए में, अब देखो आरएनए में कौन होता है, आरएनए में आपको बुलाएंगे ए है, जी है, सी है, यू आप भी यहां है, पर टी नहीं होगा क्योंकि 4 ही होता है, 4 4 याद रहेगा। तो बोला है भैया आरएनए में यूरेसिल होता है, बिल्कुल भैया आरएनए हैज यूरेसिल, बिल्कुल सही बात है। देखो ये भी सही, ये भी सही, पर ये कोई इसका एक्सप्लेनेशन है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया भैया, फटाफट से 2 कर लेते, जल्दी से आ जाओ। क्या बोला देखना कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है, क्यों, मैं आपको बताता हूं कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका फॉर्मूला होता है 0.693/K, ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है। क्यों क्यों मैं क्यों बता रहा हूं, रीजन क्यों, क्योंकि टी हाफ होता है 0.693/K। अगर यहां दिया होगा तो सही है, देखो क्या बोला, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये नहीं दिया हुआ, ये तो अलग दिया हुआ है। अरे भैया पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये वही दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि टी हाफ वहां पे क्या दिया हुआ है, 2.303/K, और log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.30, और जब इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली वैल्यू वही आएगा 0.693/K। ये वही लिखा हुआ है, थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है ना। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से रिवाइज करते रहना, असर्शन रीजन 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में। ये पार्ट 1 है, थंबनेल में देखना पार्ट 1 लिखा हुआ है। तो एग्जाम आपका 28 क्या बोलते हैं फैब को है। ठीक है, तब तक मैं कम से कम भी मान लो ना 5-6 पार्ट इसके ले आऊंगा, तो 25-30 असर्शन रीजन कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। पहले भी मैंने 15-20 करा दिया है, 40 से 50 असर्शन रीजन कर लोगे तो बिल्कुल भी डर आपको नहीं लगेगा। क्लियर है ना, 4 मार्क्स का आने वाला, बता रहा हूं। अगला क्या बोला है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे डाइनोजियम सॉल्ट बनता है, किससे, एनिलीन से। ठीक है, द डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट इन आइस कोल्ड सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, डाइनोजियम का जो रिएक्शन होता है वो जनरली किसमें होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, 4 डिग्री भी दिया तो कोई फर्क नहीं, इसको सही बोलेंगे, ऐसा नहीं सर बुक में तो 5 दिया है, नहीं 0 से 4 5 ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सही है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि एट हायर टेम्परेचर बेंजीन डाइनोजियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव फिनॉल। बिल्कुल सही बात है भैया। देखो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है, तो करोगे, मैं बता दूं, क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, देखो N2 + Cl- होता है,
आपको पता होना चाहिए इसका जो रिएक्शन होता है ना भाई, वो एकदम ठंडे कंडीशन में होता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप छुपा है N2, ये तो चाहता ही है कि भैया हल्का सा हीट मिले, रिएक्शन में उड़ के चले जाऊं। और जब कुछ नहीं होता है, एक चीज और बता दूं, देखो ना कहीं इलेक्ट्रॉन तो खींच ही रहा होगा, प्लस है तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आता है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर पे क्या होता है, H प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो प्लस को लाइफ में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो बेंजीन पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। तो एट हायर टेम्परेचर बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव फिनॉल। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। भाई तुम कमेंट तो करते नहीं, इसी बहाने तुम कमेंट तो करोगे, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। भैया क्या लगता है, देखो दोनों समझा दिया है, अब A B C D आपके ऑप्शंस हैं, कमेंट करना, कमेंट करोगे तो रिप्लाई वहां पे आपको मिल जाएगा। दोनों लाइन मैंने समझा दिया, कमेंट करोगे तो मिलेगा पक्का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।